Hello everyone. So let's start today's session, which is on the topic inflation. आप न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन तीसरे दिन अभी देख रहे होगे कि इन्फ्लेशन के ऊपर कोई ना कोई आर्टिकल आ ही रही है। तो आज हमने सोचा क्यों ना इसके स्टैटिक टर्म्स को आज हम समझाएं आपको। सो ये आर्टिकल आपको दिखेगी पेज नंबर 1 पे, एंड इसी के साथ एक और भी आर्टिकल है, तो आप दोनों आर्टिकल रीड करना ये वीडियो देखने के बाद। सो उसके बाद आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आएगी। सो इन्फ्लेशन को बहुत बेसिक तरीके से पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है एंड इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। ये टॉपिक्स हमने लिख रखे हैं जो जो एक्सप्लेन करना है यहाँ। सो इन्फ्लेशन बेसिकली जब भी प्राइस में इंक्रीज़ होती है, प्राइस लेवल्स में जब भी इंक्रीज़ हो रही है उसको हम इन्फ्लेशन से रेफ़र करते हैं। अब इन्फ्लेशन हमेशा बुरा हो, अभी जो सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड मार्केट की, तो आपको इन्फ्लेशन के बारे में नेगेटिव न्यूज़ ही मिलेगी हमेशा। बट इन्फ्लेशन हर केस में बुरा नहीं होता, ठीक है। तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। सो इन्फ्लेशन मैंने बता दिया कि इट इज़ एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ कमोडिटी या फिर ऑफ अ बंडल ऑफ कमोडिटीज़। एंड इम्पैक्ट इसका ये है कि आपके पास जो भी कैपिटल है, आपके पास जितने भी अमाउंट ऑफ मनी है, सो इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा राइज कर जाए तो आप उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी से कम चीज़ें खरीद पाते हो। ये इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन का। अब हमने इसको बांटा दो पार्ट्स में, फेवरेबल इन्फ्लेशन एंड अनफेवरेबल इन्फ्लेशन। सो आरबीआई ने जो ब्रैकेट दिया है दैट इज़ 4%। अब इसमें प्लस माइनस 2% हो सकता है। बेसिकली हम बात करें तो 2% से 6% के बीच का इन्फ्लेशन रेट इतना हम बियर कर सकते हैं और ये हमारे इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल है। बट इसके पार यानी 6% के अगर बहुत दूर चला जाए, लाइक 8%, 10%, तो फिर हम वहाँ पे थोड़े से वरीड हो जाते हैं, क्योंकि उस केस में हमारे पॉकेट पे जो कॉस्ट आ रहा है और बर्डन आ रहा है कॉस्ट के बढ़ने से, वो फिर बहुत ज़्यादा होने लगता है। लाइकवाइज 2% से अगर बहुत नीचे हो जाए इन्फ्लेशन, सपोज़ 0.5 हो जाए या फिर निगेटिव चला जाए, तो वो भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो अगर हम फेवरेबल इन्फ्लेशन ब्रैकेट की बात करें, सो दैट इज़ बिटवीन 2 to 6%, और उसके लेफ्ट में या इसके राइट में जाए तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल होता है। हम रेट्स के ऊपर और भी बात करेंगे। इनफैक्ट हमने एक स्लाइड भी बनाई है आगे, जिसमें हम अलग अलग टर्म्स को देखेंगे जो रेट के बेसिस पे डिफाइंड होती हैं। सो अब हम आते हैं इन्फ्लेशन के टाइप पे। तो इसमें दो हैं पैरामीटर्स। फर्स्ट डिवीज़न हम कर सकते हैं कॉजेज़ के ऊपर, और सेकेंड कर सकते हैं हम रेट्स के ऊपर। सो अगर हम कॉज की बात करें तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ऐसे समझा रहा हूँ कि किस लिए इन्फ्लेशन के रेट में चेंजेस होती हैं। सो ये एक बहुत बेसिक मॉडल है। मार्केट के ये दो इंडिपेंडेंट फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, और ये जब मीट करते हैं मार्केट में तो ही फिर किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन होती है, जिसको कि हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों फैक्टर्स एक साथ ऐसे इंटरप्ले करते हुए फिर कोई एक प्राइस पे आते हैं किसी भी कमोडिटी के लिए। अब इन दो फैक्टर्स में से जो ज़्यादा डोमिनेंट होने लगेगा फिर वो प्राइस को डोमिनेट करेगा। सपोज़ डिमांड एंड सप्लाई ये दोनों अपने अपने इक्विलिब्रियम के स्टेट में है, बट किसी टाइम पे ऐसा हो गया कि डिमांड अचानक से बढ़ गई। जैसे आप देखते होगे कि होली के टाइम पे नॉनवेज फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिवाली के टाइम पे जो लाइट्स वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट नॉर्मली रहे बट अचानक से स्पाइक आ जाए डिमांड में। अब डिमांड में जब अचानक से स्पाइक आएगा तो सप्लाई साइड के जितने भी लोग हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स हो गए या फिर और भी जितने हैं इसके प्लेयर्स, सो जब डिमांड में अचानक से स्पाइक आता है तो सप्लाई साइड उसको मीट नहीं कर पाता शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में भले ही हो जाए, बट सपोज़ कि आज अचानक से आज सुबह डिमांड बढ़ गई किसी चीज़ की, तो वो शाम तक बहुत मुश्किल है मीट करना, बट 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में या कितने भी दिन बाद फिर वो थोड़ा पॉसिबल होता है। सो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म की ही बात कर रहे हैं। सो सपोज़ डिमांड में बहुत ज़्यादा स्पाइक आ गई, सो अब बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स दे आर विलिंग टू पे मोर टू गेट द सेम प्रोडक्ट, और उनको अच्छे से पता है कि सेम प्राइस पे नहीं मिलने वाली बिकॉज शॉर्टेज है, राइट। तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने को भी रेडी हो जाते हैं। सो अगर डिमांड साइड डोमिनेट करने लगेगा तो भी प्राइस बढ़ जाती है किसी चीज़ की, तो अगेन वो भी इन्फ्लेशन के कैटेगरी में ही आएगा। अब आते हैं सप्लाई साइड पे। सो सपोज़ डिमांड कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई अचानक से बहुत कम होगी किसी भी चीज़ की। सपोज़ आपके सोसाइटी में कोई शॉप है और वो शॉप का ओनर 20 पैकेट्स ऑफ मिल्क हर रोज़ सेल कर रहा है,
लेकिन किसी दिन किसी भी वजह से बारिश हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो कंपनी ने ही सप्लाई ना किया हो उसको, ठीक है। तो अगर सप्लाई बहुत कम हो जाए तो उस केस में भी प्राइस बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि अब अगर आप ऐसे देखो तो नंबर ऑफ गुड्स या अमाउंट ऑफ गुड्स वो कम हो गई, ठीक है, लेकिन बायर्स उतने ही हैं। तो इफ़ेक्टिवली आप ये देखोगे कि डिमांड ज़्यादा हो रही है अभी भी, क्योंकि सप्लाई कम होगी। अगर हम एब्सोल्यूट डिमांड की बात करें तो वो सेम है, बट सप्लाई कम हो गई है। तो जो इसका नेट इफेक्ट आएगा वो ये कि ज़्यादा लोग कम चीज़ों को खरीद रहे हैं, तो अगेन वहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होगी। सो इसको हमने नाम दिया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो मैंने बोला कि डिमांड जब बढ़ जाए, सो डिमांड बढ़ने की वजह से अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, तो उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड में अगर प्रॉब्लम है, सपोज़ जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर से एक प्रॉब्लम हो रही है ताइवान में। सो वहाँ से ना सेमीकंडक्टर को प्रोक्योर करना बहुत मुश्किल हो गया, राइट। तो अभी आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज़ करोगे उसके दाम आपको ज़्यादा दाम ऐसे पे करके ख़रीदना होगा। वो क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की जो प्रोक्योरमेंट होती थी वो ताइवान पूरे वर्ल्ड को करता है, अराउंड 65-70% उनका मार्केट शेयर है। सो अगर ताइवान में कोई प्रॉब्लम है तो वो वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाएगा, राइट। सो सप्लाई ना करने से इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली कार की मैन्युफैक्चरिंग और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं या फिर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा होता है किसी भी चीज़ में, सो उन सब की प्रोडक्शन हॉल्ट हो गई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अगर सप्लाई साइड में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से दाम बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब एक थर्ड इसमें कैटेगरी है बोटलनेक इन्फ्लेशन। ये क्या होता है कि गलती ना डिमांड साइड की है ना सप्लाई साइड की है, दोनों अपने डिमांड उतनी ही है जितनी की पहले थी और उसी रेशियो में सप्लाई भी हो रही है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है कभी कभी कि जो मार्केट है ना, क्योंकि ये दोनों मार्केट के ही पार्ट्स हैं, राइट। सो मार्केट में कुछ अपनी इनएफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से सप्लाई साइड डिमांड को मीट नहीं कर पाता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक, सपोज़ आज से 2 साल पहले दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था और वो बहुत लंबा चला था, ठीक। वो जो रास्ता था ना वो नोएडा को गुड़गांव से कनेक्ट करता था। अब अगर रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाए, एंड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऐसे कि दिल्ली में 2 जगह से चीज़ें आ रही हैं, सब्जियाँ आ रही है, जैसे मान लो एक यूपी से, दूसरा हरियाणा से, और इन दोनों के सप्लाई की वजह से दिल्ली की जो अपनी डिमांड है वो मीट हो पा रही है सब्जियों की। बट प्रोटेस्ट के बाद एक रास्ता ब्लॉक हो गया, यानी यूपी से कनेक्ट टूट गया था पूरा। आई मीन और भी रास्ते थे, बट अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं ऐसा कि यूपी से कनेक्ट टूट गया। सो अगर यूपी के फार्मर्स वो यहाँ दिल्ली में सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो डिमांड का पूरा लोड वो हरियाणा के फार्मर्स पे पड़ेगा। बट फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको शॉर्ट टर्म में हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, राइट, क्योंकि कल्टीवेशन का अपना एक टाइम पीरियड होता है। सो अब आप ये देखोगे कि दिल्ली में अचानक से फिर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और उस समय बढ़ी भी थी। सो इस सिचुएशन को हम बोल सकते हैं कि ये बोटलनेक इन्फ्लेशन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये ना डिमांड साइड की गलती थी यहाँ पे, ना सप्लाई साइड की। मार्केट में बस ये दोनों मीट नहीं कर पा रहे थे, राइट, क्योंकि एक रास्ता ब्लॉक था पूरा। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बट जब भी ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो इसको बोलेंगे बोटलनेक इन्फ्लेशन। अगर यही चीज़ें सस्टेन रह जाए बहुत लंबे टाइम तक तो वो उसको बोलेंगे फिर हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये क्या होता है बेसिकली कि हो सकता है गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पा रही जिससे कि मार्केट की ये सब इनएफिशिएंसीज दूर हो। तो ये इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सपोज़ जितने भी पेरिसेबल गुड्स होते हैं तो उनको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए हमें कोल्ड चेन फैसिलिटी बहुत अच्छे से डेवलप करनी होती है। बट गवर्नमेंट ने इस पर इन्वेस्ट नहीं किया। हमारे फार्मर्स, उनकी मजबूरी ये है कि जब भी हार्वेस्टिंग होती है तो हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद उनको मार्केट में जाके सेल करना होगा। अगर 2 या 3 या 4 दिन का डिले हो गया तो उनके जितने भी क्रॉप्स हों या फिर जो भी उनका प्रोड्यूस है वो हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, पेरिश कर जाएगा। सो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर जो जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें जिससे कि इन गुड्स को, जो कि दे आर पेरिसेबल बाय नेचर, उनको थोड़ा लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना पॉसिबल हो पाए, ठीक। तो ये आएगा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में। इसका एक और टाइप है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ये कब होता है कि जब किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक वो बहुत ज़्यादा करेंसी को प्रिंट करने लग जाए, ठीक है, लाइक मनी की सप्लाई हम बढ़ा दे रहे हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में, तो उस केस में भी इन्फ्लेशन आती है। क्यों? मैंने आपको पहले बोला कि इन्फ्लेशन का अगर हम मनी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसकी मीनिंग ये होती है कि जितने पैसे आपके पास हैं और आप जितना सामान खरीद रहे थे पहले,
इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो उसके बाद आप उतने ही पैसों से कम चीज़ें खरीद पाओगे, राइट। सो जब आरबीआई बहुत ज़्यादा रुपी प्रिंट करने लग जाए, करेंसी नोट्स, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जिस चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आप उतने ही पैसों से जितना सामान खरीद रहे थे आप अब कम खरीद पाओगे। सो ये कुछ कुछ टाइप्स हैं बेस्ड ऑन दी कॉजेज़, ये आपने देख लिया। अब आते हैं रेट्स के ऊपर कितने टाइप्स हो सकते हैं। सो सपोज़ हमने कोई नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं। रेट्स में क्या होता है ना कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं। सो सबसे पहला एग्जांपल है डिफ्लेशन। ये आप समझ लो कि इन्फ्लेशन जो हमारे दिमाग में ऐसे है परसेप्शन कि इन्फ्लेशन का मतलब कि प्राइस लेवल में राइज हो, राइट। सो वो होता है इन्फ्लेशन, जिसको कि हम बार बार रीड कर रहे हैं न्यूज़पेपर में। डिफ्लेशन इसी का अपोजिट है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइस लेवल में इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होने लग जाए, ठीक है। यानी अगर निगेटिव रेट आ जाए तो उसको बोलेंगे हम डिफ्लेशन। तो आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो डिफ्लेशन को, ठीक है। 0 से कम होगा। सपोज इस मंथ मैं कोई चीज़ खरीदने जा रहा हूँ जिसका प्राइस है 5, नेक्स्ट मंथ वही चीज़ मेरे को 4 रुपये की मिल रही है, ठीक है। तो उस केस में वो हो गया डिफ्लेशन, क्योंकि प्राइस बढ़ने की बजाय घट रहा है। देन स्टैग्नेशन। अब ये एक्चुअली में इन्फ्लेशन का पार्ट नहीं है, मुझे समझाना था स्टैगफ्लेशन, जो कि मैं इसके बाद ही समझा पाऊंगा। तो स्टैग्नेशन वो सिचुएशन है जब किसी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ वो बहुत स्टैग्नेंट हो जाए, ज़्यादा ना बढ़े, मतलब रेट हो सकता है 0 से 1% के बीच में हो ऐसा। तो इकोनॉमी की ग्रोथ जब रुक जाती है उस फेज़ को हम बोलते हैं स्टैग्नेशन। अब स्टैगफ्लेशन जो कि इन्फ्लेशन का टाइप है वो ये होता है कि ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन जिसमें स्टैग्नेशन भी हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए, तो उस केस में हम इसे बोलेंगे स्टैगफ्लेशन, और इन्फ्लेशन भी इसमें थोड़ा बढ़ता रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टैगफ्लेशन की मीनिंग मैंने बताया आपको कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी हो जाए कि जीडीपी ग्रोथ ना हो और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़े और इन्फ्लेशन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे। फिर है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि ये भी पॉजिटिव ग्रोथ ही है, प्राइस में पॉजिटिव इंक्रीज़ है, बट यहाँ पे क्या होता है कि सपोज़ एक क्वार्टर में इन्फ्लेशन का रेट जो था वो था 4%, लेकिन दूसरे क्वार्टर में ये रेट हो गया 3%, ठीक है। सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन अभी भी पॉजिटिव ही है, बट जो लास्ट टाइम का था लेवल उससे थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, तो इसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन। सो सपोज़ अभी जो सिचुएशन है हमारी कि 8 या 9% की अभी इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि आरबीआई का जो बैंड है वो है बिटवीन 2 to 6%, ठीक है। सो इस केस में अभी आरबीआई ट्राई कर रही है कि हम डिसइन्फ्लेशन को अचीव करें, सो दैट ये 8-9% से रिड्यूस होके 6 पे आ जाए एंड होपफुली इसके भी कम हो जाए थोड़ा। फिर आते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब ये जितने भी टर्म्स हैं इसके आगे, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन, ये टर्म्स आपस में इंटर रिलेटेड है, एज इन कि ये आप समझ लो सबसे पहला स्टेप है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं जब रेट 1 to 4% के बीच में हो, ठीक है। वॉकिंग इन्फ्लेशन हो सकता है कि आप 3 से 10% कर लो, रनिंग 10 to 20%, गैलोपिंग जब 20% से इंक्रीज होते होते बहुत ज़्यादा हो जाए, एज इन 1000% तक हो जाए, कुछ ऐसा। सो ये 1 by 1 है। आपको बस ये जानना है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन में रेट वॉकिंग से कम होती है, वॉकिंग में रनिंग से कम होती है, रनिंग में गैलोपिंग से कम होती है, एंड हाइपर इन्फ्लेशन वो एक्सट्रीम लेवल है। तो जैसे मैंने आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके बताया कि डिफ्लेशन को आप एक एंड मान लो नेगेटिव साइड पे, सो पॉजिटिव साइड पे हम बोल सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन होता है सबसे एक्सट्रीम रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन। सो डिफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन इन दोनों के बीच में फिर आपको ये सब मिलेंगे कहीं ना कहीं, वो मैंने अच्छे से समझा दिया है। सो आज के वीडियो में कंटेंट इतना ही था, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करती है, इसके कितने इंडाइसेस होते हैं। जैसे आप हर महीने न्यूज़ में पढ़ते होगे कि सीपीआई का डेटा आता है, डब्ल्यूपीआई का डेटा आता है, फिर आप बहुत सारे टर्म्स भी सुनते होंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, राइट। सो ये सारे टर्म्स और मेज़र करने का तरीका क्या है, उसके बाद कंपेयर करने का तरीका क्या है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।